हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज का जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। इन गुजरात 74% कैंडिडेट्स लॉस्ट डिपॉजिट, 128 ऑफ आप, 42 ऑफ कांग्रेस। तो देखिए, आप इस आर्टिकल को देख के ये समझेंगे कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमने जैसे परसों डिस्कस किया था कि कैसे नेशनल पार्टी बनने का क्या क्राइटेरिया होता है, अब आम आदमी पार्टी रीजनल पार्टी से एक नेशनल पार्टी बन गई है। तो क्योंकि उन्होंने 4 स्टेट्स में अपने आप को स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। और स्टेट पार्टी कब आप बनते हैं? जब आप 6% जो वैलिड वोट्स जो हैं आपको अगर पड़ जाते हैं, यू बिकम अ स्टेट पार्टी उस पर्टिकुलर स्टेट की। तो जब आप 4 स्टेट में ऐसे स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो गए तो आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। और हमने देखा था कि कैसे पेपर के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आपके लिए ये क्राइटेरिया याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, चाहे जो आर्टिकल्स हैं वो पॉलिटिकल हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एंटिसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल, इस तरह के आप जो वर्ड्स हैं वो डेली हेडलाइंस में देखें और आप उसको इग्नोर कर दें। ऑफ कोर्स जो उसके अंदर कंटेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है बेल का या पेरोल का, जो आप अपने पेपर में देखते हैं, जो स्टेटमेंट्स आती हैं, सो व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स इज कि आप बिल्कुल बेसिक चीजें पता हों आपको। अब इलेक्शंस का सीजन है अभी भी। अगले साल जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे, उसके आसपास भी कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हर जगह इलेक्शन है। फिर उसके बाद 2024 में इलेक्शंस हैं। तो इलेक्शंस के बारे में आपको बहुत बेसिक चीजें पता हो, जो आप, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एमसीडी इलेक्शंस बहुत रिसेंटली कंक्लूड हुए हैं। अब एमसीडी में मेयर कैसे इलेक्ट किया जाता है, अब मेयर से रिलेटेड आप पॉलिटिकल आर्टिकल्स देख रहे हैं, पॉलिटिकल हेडलाइंस देख रहे हैं, जिसमें एक पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि इवन दो हमने मेजोरिटी नहीं गेन की है, लेकिन मेयर हमारे बनेंगे। तो वो कैसे बन सकता है? वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि एमसीडी में डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप कहें कि नहीं, हम तो पॉलिटिक्स तो सुनते ही नहीं है, हम इस तरह के आर्टिकल्स तो देखते ही नहीं, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट्स जो आपके सराउंडिंग में चल रहा है वो आपको बेसिक चीजें बहुत पता हैं। आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे आर्टिकल्स के बिल्कुल फैक्ट्स याद करते रह जाएंगे। और यूपीएससी आपसे हमेशा बेसिक्स पूछेगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, ऑलवेज। स्पेशली प्रीलिम्स तो बहुत ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में जज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर एक दो स्टेटमेंट्स ऐसी आ गई कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लोकसभा के लिए इतना होता है या फिर एमसीडी के लिए इतना होता है, ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या होता है। तो इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस में पिछले 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, ये उसी का टेक्स्ट है। व्हाट इज एन इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट? क्या होता है एक इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट? देखिए, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो अगर आप लड़ना चाहते हैं एक इलेक्शन, तो आपको रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनको सबमिट करवाना पड़ता है अपने नॉमिनेशन फाइल करने के टाइम पे। तो अब रिटर्निंग ऑफिसर भी हमने देखा था बहुत समय पहले कि रिटर्निंग ऑफिसर का नाम रिटर्निंग ऑफिसर क्यों होता है? ही इज एन आईएएस ऑफिसर, राइट? तो जो ऑफिसर बेसिकली आपको, या तो ये बिल्कुल फैक्चुअल है और आपको लगेगा ये रीजन तो हो ही नहीं सकता, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है। तो जो ऑफिसर बेसिकली एक इंसान जो ऑलरेडी पावर में है, या तो उसको दोबारा पोस्ट पे रिटर्न कर दे, या फिर वो ऑफिसर जो आप अगर ऑलरेडी पोस्ट पे हैं और आपको अगर घर रिटर्न कर दे आपके, यानी कि आप हार गए तो आपको वापस रिटर्न कर दे, तो इसीलिए इस पोस्ट का नाम रिटर्निंग ऑफिसर है। तो जब आप बेसिकली अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, आप कैंडिडेट हैं, तो आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। या तो आप इसे कैश में डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर आपने नॉमिनेशन के जो पेपर्स हैं आपके, आप उसके साथ एक रिसीट लगा सकते हैं जिसमें आपने लिख दिया है कि इतना सम मैं ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुका हूं अपने बिहाफ पे, कैंडिडेट के बिहाफ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या फिर गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। तो देखिए, बेसिकली मेन पर्पस क्या है, क्यों सिक्योरिटी डिपॉजिट फिल करना पड़ता है? क्योंकि
रिपब्लिक है हम, प्रियम्बल हमारा ये कहता है दैट वी आर अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और रिपब्लिक का मतलब तो ये है कि सारे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं उसके डोर्स आपके लिए खुले हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप गरीब हैं अमीर हैं, पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, आप आइए और इलेक्शन लड़िए क्योंकि सबका हक है। पर अब सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगने का जो रीजन है, रैशनल है, वो ये है कि सिर्फ जो जेन्युइनली इंटेंडिंग कैंडिडेट्स हैं वही नॉमिनेशन का प्रोसेस करें, वही नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करें। तो अगर आप नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को डिस्करेज करना चाहते हैं कि देखिए हमारा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चला जाएगा अगर हम ना जीते, और वो कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उनमें कोई इंटेंशन नहीं है किसी के लिए काम करने के लिए, तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट का रैशनल लाया गया था। अब देखिए क्या ये हर एक इलेक्शन के लिए सेम होता है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन है। और अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की बात करें, ये डिफरेंट अमाउंट्स मेंशन करता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इलेक्शन। तो देखिए एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर किस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, क्योंकि आरपीए पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आरपीए में किस तरह से स्टेप्स लिए गए हैं। अभी तो करप्शन पे आता है कि कैसे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को या फिर इलेक्शन को फ्री फेयर बनाने के लिए या फिर इलेक्शंस को एक अच्छा प्रोसेस बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक पॉइंट आपके लिए बन सकता है क्योंकि आरपीए प्रोवाइड्स फॉर इट। तो आरपीए कौन कौन से लेवल के लिए कितना कितना अमाउंट रखता है? तो देखिए अगर आप एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शंस, पार्लियामेंट में लोकसभा भी है राज्यसभा भी है, तो आपके लिए 25,000 रुपए बेसिकली आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अमाउंट है 12,500 रुपए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप एक असेंबली या काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर आप अपना कैंडिडेचर फिल कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना है। और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो 5,000। तो वैसे अगर हम जनरली देखें कि कितना अमाउंट है, 25,000 और 10,000 अमाउंट है। ओके, तो कुछ और चीजें बहुत बेसिक, अगर देखिए आप प्रेसिडेंशियल या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए भी अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपको ₹15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखना है। तो देखिए इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्शन जो प्रेसिडेंट के लिए होता है उनमें भी सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट करें, ये रैशनल वहां भी फॉलो किया जाता है। अगर देखिए क्या मतलब है, स्टेटमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो हमने आर्टिकल भी देखा, हेडलाइन भी देखी कि उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट ही लूज कर दिया। तो आप कब लूज कर देते हैं? आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जब्त हो जाती है वो कब होती है? तो इसी एक्ट ये द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आरपीए एक्ट के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है कि देखिए अगर आपका डिपॉजिट तब फोरफीट होगा, जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा अगर आप उस इलेक्शन में जितने भी वैलिड वोट्स पोल्ड हुए हैं उसमें आपको अगर 1/6 से भी कम आपने वोट पोल किया है, तो उस केस में बेसिकली आपकी जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। और इन द केस ऑफ द इलेक्शन ऑफ मोर देन वन मेंबर इट वुड बी 1/6। अब देखिए ये बेसिकली हम राज्यसभा में क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज होता है ना, तो उसके केस में बेसिकली क्या है कि 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड से। ठीक है, तो एक फेयर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि राज्यसभा में इसको और फेयर बनाने के लिए और प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड। ओके, तो ये चीज बेसिकली लिखी है। ओके, इफ अ कैंडिडेट विड्रॉज, अगर आप देखिए विड्रॉ कर लेते हैं अपना नॉमिनेशन या फिर आप पोल होने से पहले ही यू पास अवे, इन दैट केस द अमाउंट इज रिटर्न। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, कभी कभी एक्सेप्शनल स्टेटमेंट्स भी पूछी जा सकती हैं। द एक्ट एड्स दैट इफ अ जनरल इलेक्शन, इफ एट अ जनरल इलेक्शन द कैंडिडेट इज अ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट इन मोर देन वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसा कि आप देखते हैं यूजुअली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक से ज्यादा आप फिल करते हैं कैंडिडेचर, हम यही देखते हैं, कॉमन नॉर्म है। ठीक है, तो या फिर आप एक से ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते हैं क्योंकि आपको लगता है एक से तो हम जीत ही जाएंगे, तो आपको एक से ज्यादा डिपॉजिट नहीं रिटर्न किया जाएगा। यानी कि वो अगर आप जीत जाते हैं, 1/6 से ज्यादा वोट्स आप पोल करते हैं, तो एक ही जगह से एक ही सीट का बेसिकली आपको डिपॉजिट वापस मिलेगा, बाकी ऑफ कोर्स फोरफीट कर ही लिए जाएंगे।
तो ये चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वेरी बेसिक, बट समटाइम्स यू टेंड टू इग्नोर द बेसिक्स, यू बिलीव दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस एंड डिफिकल्ट थिंग्स, हेंस फोकस ऑन दिस एंड दैट, रीड 5 times a day, इस तरह के सारे करंट अफेयर्स, बट you forget basics in that run, you forget to think कि अच्छा है सब कुछ, जितना भी कुछ पूछा जाएगा उसका जो बैकग्राउंड है मोस्टली पॉलिटिकल होता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, गवर्नर पे भी क्वेश्चन आ रहा है तो ऑफ कोर्स गवर्नर पे भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, जो केरला के गवर्नर और हमने पिनाराई विजयन के बारे बीच में देखा, सीएम के बीच में, वो सब कुछ पॉलिटिकल है, लेकिन उससे जो हमें डिराइव करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कुछ बहुत कंटेंटफुल होना चाहिए कि सीएम और गवर्नर के बीच में एक्चुअल में जो प्लेजर है वो सीएम का प्लेजर है जो मिनिस्टर्स को मिलता है, ना कि गवर्नर का। तो गवर्नर का ये कहना कि मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर लूंगा बाकी मिनिस्टर से, लेकिन मिनिस्टर्स तो जो चीफ मिनिस्टर है उनके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर द्वारा, तो प्लेजर किसका है? चीफ मिनिस्टर का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका बैकग्राउंड हमेशा GS2 के क्वेश्चंस में, चाहे वो प्रीलिम्स के, अब तो देखिए पेपर ऐसा है कि वही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही आते हैं। सो आई वुड सजेस्ट नेवर इग्नोर दीज थिंग्स। Parliament must examine issue of age of consent, CJI Justice TY Chandrachud. This is very important. हम इसको एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कब पॉक्सो एक्ट के बारे में बोला जाएगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड हमने पिछले कुछ दिनों में काफी इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे इसका मिसयूज किया जा रहा है विक्टिम की फैमिली द्वारा। ठीक है, हमने ऐसे केसेस देखे हैं। अब पॉक्सो एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस साल हम उसके 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2012 का ये एक एक्ट है, तो अब 2022 में हम हैं, तो इसीलिए बेसिकली पेपर के पर्सपेक्टिव से भी पॉक्सो एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना ही केवल पॉक्सो एक्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट है, अडॉप्शन और ये सब वगैरह जितने भी चीजें हैं, जुवेनाइल जस्टिस, ये सब कुछ आप बहुत डिटेल में प्रिपेयर कीजिए। हियर वी ऑफ कोर्स हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। अगर विजन IAS के पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन के अंदर आता है तो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट को और बाकी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन को भी, पर अभी के लिए हम अपना जो डिस्कशन है वो पॉक्सो तक ही कन्फाइन करेंगे। तो अ लिटिल अबाउट पॉक्सो, ये सब कुछ आपको पता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो मतलब बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट या पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजों से, ये सारे ऑफेंसेस से चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, और आपको ये बात पता है ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अगर हम IPC की बात करें तो वो विक्टिम हमेशा बाय डिफॉल्ट विमेन होगी, एक गर्ल होगी, गर्ल चाइल्ड विक्टिम वो लेके चलता है, लेकिन पॉक्सो इज जेंडर न्यूट्रल, क्योंकि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस का क्राइम है वो ना ही केवल एक गर्ल के खिलाफ हो सकता है, एक बॉय के खिलाफ भी हो सकता है, या ट्रांस बॉय, ट्रांस गर्ल के खिलाफ भी हो सकता है। सो दैट वे इट इज जेंडर न्यूट्रल। और साथ ही में जो पुलिस है, पुलिस सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है पॉक्सो एक्ट के तहत। ये भी आपको पता है, हम बहुत बार देख चुके हैं कि पुलिस कैसे उनको एक प्रॉपर बिहेवियर रखना है विक्टिम से बात करते हुए, बिकॉज इट इज अ चाइल्ड फ्रेंडली एक्ट के जो विक्टिम है या अगर कोई परपेचुएटर भी है तो उसके बीच में अगर कोई बच्चे इन्वॉल्व है, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी नाइस टू देम, यू डोंट हैव टू प्रेशराइज देम टू स्पीक आउट व्हाट हैपेंड एंड ऑल दैट। तो बहुत सारी चीजें आपको ये ऑलरेडी पता है, लेकिन अब यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट की बात हो रही है, क्योंकि व्हाट पॉक्सो एक्ट डज इट, ये सारे ये जो लॉ है ये हर उस सेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनलाइज कर देता है जो 18 साल से कम, यानी कि जो माइनर की डेफिनेशन इस एक्ट के तहत यही है, जो 18 साल से कम उम्र का है वो एक माइनर कहलाता है। तो 18 साल से नीचे अगर आप किसी के साथ भी किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज हैं तो वो आपका कंसेंट नहीं है, वो माना ही नहीं जाएगा कि आपने कंसेंट दिया। नाउ दिस इज वेरी चैलेंजिंग एंड ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। अब हम देखेंगे कैसे प्रॉब्लमैटिक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन सैटरडे उन्होंने अपील की है पार्लियामेंट को कि आप प्लीज एक रीलुक दीजिए पॉक्सो एक्ट पे, और क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज इमर्ज हो रही हैं जजेस के लिए, क्योंकि जब उनके पास इतने सारे ऐसे केसेस आते हैं कि वो दोनों जो बच्चे इन्वॉल्व हैं वो 16 साल से ज्यादा हैं, 18 साल से कम है, 17 के हैं, 16 प्लस हैं, तो इतना जो बच्चा है वो एटलीस्ट इतना, जो अडोलसेंट्स हैं वो तो दे ही सकते हैं अपना कंसेंट, लेकिन जस्ट बिकॉज पॉक्सो प्रोवाइड करता है कि 18 साल से नीचे वाले जितने भी लोग हैं दे आर चिल्ड्रन, तो कैसे हम इन चीजों को डील करें। तो ऑफकोर्स इसको एक रीलुक करना बहुत जरूरी है। 2012 में ये जो एक्ट है इसने एज ऑफ कंसेंट को
को रेज कर दिया था टू 18 फ्रॉम 16, क्योंकि उससे पहले तक 40 साल तक 2012 से पहले तक 16 ही एज ऑफ कंसेंट हुआ करती थी। ठीक है, तो द CJI सेड एट, अब ये कहाँ पे बेसिकली पॉक्सो एक्ट के बारे में बात की जा रही है, ये बेसिकली कंडक्ट की गई है कॉन्फ्रेंस, एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ऑन जुवेनाइल जस्टिस के द्वारा। इट इज एक्चुअली एन एनुअल मीट। तो यही सारी चीजें, अब देखिए जब आप पॉक्सो के बारे में अगर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाता है या कुछ भी, तो आपको ऐसे लिखना है कि जो विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एक्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें भी क्वेश्चन किया था कि क्या विजडम थी बेसिकली, क्या आपने इन सारे एक्ट को क्रिमिनलाइज कर दिया, क्या बिना सोचे समझे लेजिस्लेचर ने 18 एज रख दी या 16 एज क्यों नहीं रहने दी। एक और केस आप लिख सकते हैं, साबरी वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इसमें भी मद्रास हाई कोर्ट ने रेकमेंड किया था कि एज ऑफ कंसेंट शुड बी रिवाइज टू 16। तो आपको बस एक लाइन में ये लिखना है दैट द विजय लक्ष्मी केस एंड द साबरी वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस केस, इस केस में रेकमेंड किया गया था मद्रास हाई कोर्ट द्वारा टू रिवाइज इट टू 16। अगर बाय चांस पॉक्सो तब तक रिवाइज नहीं होता जब आप अपने मेंस लिखेंगे, देन ऑफ कोर्स दैट बिकम्स योर स्टेटमेंट। ओके, अब कुछ और फैक्ट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि एक स्टडी कंडक्ट की गई है, एविडेंस प्रेजेंट किया गया है बिफोर द स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडेड अ स्टडी, इसमें एक स्टडी इन्वॉल्व थी जिसको कैरी आउट किया एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट ने बेंगलुरु के, जिसके हिसाब से बेसिकली ये जितने भी केसेस हैं पॉक्सो के आए, उसमें से 93.8% जो पॉक्सो के केसेस थे वो उसमें एक्विटल हो ही गया। अब उसमें लेकिन 2 से 3 साल या 1.4 to 2.3 ईयर्स चले गए, आप एज इट इज लिखिए बिल्कुल, 1.4 to 2.3 ईयर्स चले गए फ्रॉम फाइलिंग इन FIR टू डिस्पोजल बाय कोर्ट। जब एट द एंड ऑफ द डे बाइज्जत बरी होना ही है, जब कोर्ट का हर केस में, पिछले 3-4 केसेस जो हमने डिस्कस किए थे उसमें तो यही था, कोर्ट ने रिहा कर दिया कि देखिए वो कंसेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यों बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे विद फैक्ट्स लिखा है। The study also found out that 80.2% of such cases, इसमें क्या था कि जो पेरेंट्स या रिलेटिव्स थे गर्ल के, जो इस पर्टिकुलर तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में या रोमांटिक रिलेशनशिप में, कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो उनके पेरेंट्स को दिक्कत थी कि वो लड़का सही नहीं है, हमारी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग नहीं करता और कैसे हो गया, तो उन्होंने, उनके घर वालों ने बेसिकली लड़की के उस पर केस डाल दिया कि एक रेप कॉन्स्टिट्यूट करता है, इट इज अ सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये बेसिकली मिसयूज हो गया, उसमें लड़की खुद बता रही है, ठीक है, कि मैं सपोर्ट नहीं करती इस प्रोसिक्यूशन को क्योंकि मेरा कंसेंट था, इवन दो फिर लेकिन एक्ट प्रोवाइड करता है, उनके घर वाले कहते हैं देखिए बच्ची को क्या पता है, इसमें कुछ नहीं होता, 16 साल की लड़की को कुछ नहीं पता होता, एक्ट ये कहता है कि ये रेप है, इट इज अ रेप, उसको जेल दीजिए या जो भी करना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज अराइज होता है। Okay, now we would discuss a little bit of international affairs today, क्योंकि आज के जो international affairs का section आया वो बहुत ही interesting है। Resurgence of far right extremism is a cause of concern for Germany। तो देखिए आपको ये already पता है, अगर आप सोचेंगे कि हम discuss क्यों कर रहे हैं extremism को, तो मैं पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आपको ये बात याद होगी कि इटली में एक फार राइट जो पार्टी है, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, वो जॉर्जिया मिलोनी जिसकी हेड है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हैं तो इटली की, उन्होंने पावर गेन की और किस तरह से मुसोलिनी जो डिक्टेटर हुआ करते थे उनकी रूट्स वहां तक जाती हैं, और फार राइट एक्सट्रीमिज्म, ये तरह की चीजें जो उन्होंने बार बार एम्फेसाइज किया कि रिलीजन, आइडेंटिटी एंड मेल एंड फैमिली वही होनी चाहिए जिसमें एक लड़का है, एक लड़की है और उनकी आगे प्रोजनी है। तो ये इस तरह का कॉन्जर्वेटिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम अब जर्मनी में क्या देख रहे हैं, नियो नाजिस्ट पार्टीज। देखिए ऑल्दो जर्मनी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी ये जो फार राइट लोग हैं, कभी भी इन्होंने अपना बेस लूज नहीं किया। अगर इतनी बड़ी यहाँ पे मूवमेंट चल रही थी कि एक कू तक अटेम्प्ट किया गया, इतनी फुल फ्लेजेड एडवांस्ड कंट्री में इस तरह का कू इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन है यहाँ पे। तो इसीलिए जो एक्सट्रीमिज्म है, अगर आपके लिए क्वेश्चन कोई आता है टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म तो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज खालिस्तानी जो रेफरेंडम हो रहे हैं कनाडा में, यूके में, सिक्स फॉर जस्टिस, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें आपके लिए एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव एक आइडिया और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है।
तो हम देखते हैं बेसिकली जर्मनी में हुआ क्या। देखिए, अगर तो इस तरह का कू अफ्रीका में, केन्या में, यहाँ पे जो हम सुनते रहते हैं, इस तरह का होता तो हम समझते हैं ऑफ कोर्स कहीं भी ये चीज़ सही नहीं है, पर वहाँ पे थोड़ा वल्नरेबिलिटी है। लेकिन आप इतने सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना ज़्यादा कि आपकी कंट्री में कोई हिटलर का नाम भी नहीं ले सकता, नाजी वर्ड नहीं बोल सकता है, एंड येट इस तरह का प्लानिंग के डिक्टेटरशिप यहाँ पे लाई जाएगी। ऑफ कोर्स ये बताता है कि एक्सट्रीमिज्म, अब देखिए आप बिल्कुल होलिस्टिक मैनर में सोचने की कोशिश कीजिए। स्वीडन में एक राइट विंग पार्टी आ गई, राइट विंग होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के जो अटेम्प्ट्स है अगर किए जाएं, दैट इज ऑफ कोर्स वेरी कंसर्निंग। या फिर अगर हम देखें अफगानिस्तान में जो जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म है, तो ये हर चीज़ बेसिकली आपको इस पर्सपेक्टिव से देखनी है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ है इन व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। अब पेरू में हमने देखा कैसे पेरू में एक कू डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश की गई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑपोजिशन ने कैसे सब कुछ संभाल लिया। ठीक है, फिर उनको पेरू को अपनी पहली विमेन वहाँ की प्रेसिडेंट मिली। तो ये इस तरह के जो को अटेम्प्ट्स हो रहे हैं अफ्रीका में, पेरू में, जर्मनी जैसी कंट्री में, ये ऑफ कोर्स कंसर्निंग है। इन व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस इन जर्मनी ऑन द मॉर्निंग ऑफ। अब देखिए, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ही चला रही है अगर जर्मनी, तो इट इज ऑफ कोर्स आपके टेररिज्म के अगर कोई ऐसे आता है, ऐसे ऑफ कोर्स इज वेरी प्रोबेबल बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म जो मीट कॉन्फ्रेंस हमने दिल्ली और मुंबई में कंडक्ट की, फिर उसके बाद नो मनी फॉर टेरर जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कन्वीन की, उसके बाद हमारी अभी दिसंबर की प्रेसिडेंसी चल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, हम एक और मीट करने वाले हैं, एक और कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं काउंटर टेररिज्म पे। सो इंडिया इज वेरी वेरी अलर्ट ऑन दिस मैटर। तो इसीलिए कोई भी कहीं पे भी इस तरह का अटेम्प्ट होता है, वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट। क्योंकि अब देखिए हम इस चीज़ को बता सकते हैं, क्योंकि यूजुअली यूएस वगैरह को क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनको टेररिज्म के बारे में तब तक कभी नहीं समझ आया जब तक 9/11 अटैक खुद वहां पे नहीं हो गया, है ना। तो इसीलिए ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था, पर उससे कई साल पहले से हम बता रहे थे कि देखिए पाकिस्तान के जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, वो मिलिटेंट मूवमेंट चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, वो काफ़ी कंसर्निंग है, उसकी वजह से काफ़ी जान जा रही हैं। लेकिन तब तक हमारे इस टेररिज्म को हमने बोला कि एक डेफिनेशन दे दीजिए, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यूएस में इस तरह का अटैक हुआ, उसके बाद से ग्लोबल पुलिसमैन बन गया यूएस और बाकी एडवांस इकोनॉमीज के टेररिज्म के खिलाफ एक हमें मूवमेंट चलानी है। तो अभी देखिए इंडिया के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जर्मनी और इन कंट्रीज़ को बताया जाए कि देखिए टेररिज्म गया नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ अफगानिस्तान में टेररिज्म है, इट कैन गो एनीवेयर बिकॉज टेररिज्म नोज नो बॉर्डर्स। ओके, Okay, in what has been described as one of the largest ever counter-terrorist operations in Germany, तो Germany basically counter-terrorist operations चला रहा है जिसमें इन सारे लोग जितने भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनको अरेस्ट करना है। On the morning of December 7, the police raided 130 properties across 11 states और उसमें अरेस्ट किया उन्होंने 25 इंडिविजुअल्स को of a far right group, क्योंकि वो उन पे चार्ज ये लगा है कि वो प्लॉट कर रहे थे टू वायलेंटली ओवरथ्रो द जर्मन स्टेट। ओके, तो ये जो ग्रुप है विच कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ, अब देखिए एक ऑलरेडी राइक बर्गर एक ग्रुप चल रहा है, एक राइक बर्गर मूवमेंट ऑलरेडी थोड़े थोड़े समय में जर्मनी में देखने के लिए मिलती है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की अटैक भी प्लान वो लोग कर रहे होंगे। तो जो भी ये अटैक प्लान कर रहे थे वो इसी पर्टिकुलर मूवमेंट के मेंबर्स थे, सिटीजन्स ऑफ द राइक। ठीक है, तो इन्होंने काउंसिल भी फुल फ्लेजेड बना ली थी जो हम बेसिकली सेटअप करेंगे जैसे ही हम पावर ओवरटेक कर लेंगे। तो राइक देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज राइक। ओके, और राइक बर्गर का मतलब होता क्या। ओके, सम मेंबर्स ऑफ द, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं थोड़ा आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, दिस इज व्हाट इट इज अमंग द अरेस्टेड। ओके, some members of the group were also planning to force their way into the, अब कुछ लोग जर्मन पार्लियामेंट में भी, अब देखिए इससे एक और चीज हमें याद आती है, जो कैपिटॉल हिल जो एक्सट्रीमिस्ट एक्ट हुआ था जो यूएस में हुआ था, तो ये चीज आपको याद होगा, जो ट्रंप का पेट्रनेज था काफी उन लोगों को, तो वो भी एक इस तरह का ही एक्ट है, वो भी एक कू अटेम्प्ट ही कह सकते हैं आप इस तरह से, इफ नॉट कू अटेम्प्ट ऑफ कोर्स एक एक्सट्रीमिस्ट एक्ट तो था ही। तो ये एडवांस्ड इकोनॉमीज में इस तरह की चीजें, एडवांस्ड डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्रीज में इस तरह की चीजें होना, ये बताती हैं कि
No particular territory is free of extremism. Among the arrested suspects, एक उसमें से एरिस्टोक्रेट थे, बिजनेसमैन प्रिंस हेनरिच। तो बेसिकली वो भी रॉयल फैमिली के एक मेंबर हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल इनसे कनेक्टेड ही नहीं है, तो हेनरिच जो हैं हम, आप इनको कर सकते हैं अरेस्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद एक एमपी भी रह चुके हैं, फॉर्मर एमपी, उनको भी एक फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD जो पार्टी है, जो एक नियो नाजी पार्टी है, ठीक है, तो ये इनके भी मेंबर हैं। द राइट बर्गर मूवमेंट हैज़ बीन ऑन द रडार ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर सम टाइम। ठीक है, जैसे यहाँ पे खालिस्तानी जो इंडिया के केस में अगर हम बात करें, जो CPI माओइस्ट लेनिनिस्ट हैं, तो वैसे यहाँ पे जो राइट बर्गर मूवमेंट के जो बेसिकली लोग हैं, उनको जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे कीप एन आई ऑन इट, और वहाँ पे बैन किया हुआ है। जर्मनी विद इट्स नाजी पास्ट हैज़ बीन पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट हैज़ हाउएवर नॉट प्रिवेंटेड। वही चीज़ जो मैंने आपको कहा, ठीक है, आप सेंसिटिव हैं अपने राइट विंग पास को लेके, लेकिन AFD जैसी पार्टी जीत के ही जा रहा है ना उनका MP, तो कुछ तो सपोर्ट बेस है। ओके, तो राइक्सबर्गर मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ स्प्लिंटर ग्रुप्स अलाइंड अमंग वेरिंग शेड्स ऑफ डिसएंचेंटमेंट। बेसिकली जर्मन स्टेट, जो प्रेजेंट जर्मन स्टेट है, इसके खिलाफ ये राइक्सबर्गर मूवमेंट एग्जिस्ट करती है। इनका कोर आइडियोलॉजिकल बिलीफ है कि जो जर्मन रिपब्लिक है वो इलेजिटिमेट है, इसका कोई बेस नहीं है, इसको हटाना है। ठीक है, तो जितने भी ये जो राइट बर्गर्स हैं, ये बिलीव करते हैं कि जर्मनी अभी तक फ्री नहीं हुई है, हम अभी भी उसी एरा में, अलाइड कॉपरेशन वाले एरा में है, हमें फ्री होना है प्रॉपरली, और हम तभी फ्री हो सकती है। प्राइवेट कॉपरेशन की तरह चल रही है जर्मनी। और साथ ही में ये जो राइट बर्गर का वर्ल्ड व्यू है, उनका यही है कि हमें एक नियो नाजी बेसिकली स्टेट चाहिए, ओके, जिसमें एंटी सेमेटिक व्यूज़ हैं, रेसिस्ट व्यूज़ हैं, एंटी ज्यूज, और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो लोग करते रहते हैं। अदर्स डिज़ाइन देयर ओन पासपोर्ट्स एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स टू शो। अब देखिए, ये जो राइक्सबर्गर मूवमेंट के जो लोग हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो अपने पासपोर्ट खुद से अपने ही मॉडिफाई करके पासपोर्ट बना देते हैं। उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स भी अलग से, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि हम जर्मन रिपब्लिक के सिटीजन्स नहीं हैं, बल्कि हम अपनी एलिजियंस ओ करते हैं राइक को। तो व्हाट इज द वर्ड राइक? ये बेसिकली जर्मन स्टेट को कहा जाता था। राइक इज एक्चुअली एम्पायर या किंगडम, ठीक है, तो जर्मन किंगडम 1945 तक इसको राइक कहा जाता था। ओके, तो नाजी रेजिम वाज द थर्ड किंगडम, थर्ड राइक, ठीक है, तो उनका बिलीव ये है, जो थर्ड राइक है स्टिल एग्जिस्ट्स, एंड फॉर इट टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ ऑफिशियली, जर्मनी को बेसिकली ये जो डीप स्टेट में अपनी ग्रिप है, इसको हमें शैकल्स में से हटाना पड़ेगा। ऑल्दो द टिपिकल राइक्सबर्गर इज लाइकली टू बी, अब राइक्सबर्गर किस तरह का होगा, एक होना चाहिए राइक्सबर्गर मूवमेंट के जो मेंबर्स बेसिकली, जो आप जानते हैं जो मुसोलिनी या फिर जो हिटलर, वो पेट्रियार्की को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे कि मेल मेंबर, अल्फा मेल और ये सब वगैरह, है ना। तो उसमें भी बेसिकली जो राइक्सबर्गर एक मेंबर होना चाहिए, वो एक सिंगल वाइट मिडिल एज्ड अंडर सोशलाइज्ड मेल। लेकिन इस मूवमेंट को तो बहुत सारे मिडिल क्लास टीचर्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, सबने सपोर्ट किया है, तो एक टिपिकल वैसे वाला नहीं रहा। तो अब अगर हम जॉर्जिया मेलोनी को देखें, वो भी इन चीज़ों में बिलीव करती हैं, फार राइट, उनका भी इस तरह की मुसोलिनी वाली सोच है, पर जॉर्जिया मेलोनी तो खुद एक विमेन है, तो इस तरह से शी इज लाइटर ऑन दैट। ओके, officials estimate the overall strength of the Reichsbürger at 21,000, with about 2100 acceptable to using violent means to achieve their goals. So ये सारी चीज़ें basically आपके लिए important नहीं है, यहाँ कुछ लिखा भी नहीं। I hope आपको समझ आ गया होगा। If you're searching for what happened in Germany, what coup attempt was it, I hope I made it clear to you. Opposition seeks Hasina's resignation in a massive rally. Now, since Bangladesh is very important for us. Why? Because G20 पे हम लोग, G20 कौन सा ग्रुप है? G20 इस दुनिया की सबसे बड़ी और इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमीज का ग्रुप है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए ही संसार की सबसे बड़ी इमर्जिंग हो, चाहे वो एडवांस जो इकोनॉमीज को साथ लाया गया था, और उसका एक ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। अब G20 ग्रुप में हमने इनवाइट किया है, जब हम समिट अगले साल होल्ड करेंगे सितंबर 2023 में, हमने इनवाइट किया है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स हमें पता चलती है कि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इट हैज बिकम, आई थिंक, 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो और भी बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिवर अग्रीमेंट साइन होने हैं, बांग्लादेश क्योंकि हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी लाया करता है। और बांग्लादेश की कुछ कुछ कंट्रीज, ऑफ कोर्स आपके लिए यूएस की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, या फिर जर्मनी की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी हम बात करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे
जो बिल्कुल नेबर्स हैं, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश, इन कंट्रीज के डोमेस्टिक स्फीयर में क्या हो रहा है, श्रीलंका, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप एक बारी इंटरनेशनल अफेयर्स के पेपर्स उठा के देखिए, आप थोड़ा पीछे जाइए, यानी कि 3-4 साल पहले, और आप क्वेश्चन ट्रेस करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह के पूछे गए हैं। ओके तो देखिए बेसिकली क्या है, बांग्लादेश की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, वो अपने थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स के साथ बेसिकली इकट्ठा हुए हैं ग्रैंड रैली में, कैपिटल में, ढाका में, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रेजिग्नेशन को, और फ्रेश इलेक्शंस आने चाहिए। तो देखिए शेख हसीना के इलेक्शंस 2024 में होने वाले हैं, यानी कि बांग्लादेश के इलेक्शंस 2024 में होने वाले हैं, और भारत के इलेक्शंस भी 2024 में होने वाले हैं। तो इसीलिए कीपिंग एन आई ऑन व्हाट इज इट, किस तरह का कोई चीज इमर्ज ना हो और हम उस पर लूज आउट ना करें, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए शेख हसीना है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्यों, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि वो एक सेक्युलर पार्टी रन करती हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश जहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्लिम जो मेजोरिटी है, लेकिन वहां पे उन्होंने, शेख हसीना इज ट्रूली बीन अ सेक्युलर लीडर इन द वे के जो भी एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं जिनको भारत ने टेररिस्ट ग्रुप कभी भी लेबल किया, तो शेख हसीना ने उनको हमें हैंड ओवर किया है। क्योंकि शेख हसीना का ये एक आप तरीका मान सकते हैं ये जेस्टर रिटर्न करने का, क्योंकि शेख हसीना के जो फादर मुजीबुर रहमान का जब असैसिनेशन हुआ था, तो उनको मिसेस इंदिरा गांधी द्वारा भारत में रेफ्यूज दिया गया था, एग्जाइल में वो यहाँ रही थी 6 साल के करीब तक। तो दिस इज हर वे ऑफ दोबारा से वो रिटर्न करना फेवर जो उनको कभी भारत ने दिया और इतना प्यार दिया, ठीक है। और इसीलिए इट मेड हर इवन मोर सेक्युलर दैट वे। तो शेख हसीना के रिजीम के अंदर हमेशा इंडिया और जो बांग्लादेश का रिश्ता है वो और घनिष्ठ और स्ट्रांग हो जाता है। तो देखिए, और बाकी जो ऑपोजिशन है वो इंडिया के खिलाफ है, वो शेख हसीना पे ये बार बार एलिगेशंस लगाती हैं कि आप तीस्ता तो अभी तक साइन कर नहीं पाए, छोटी मोटी रिवर अग्रीमेंट साइन करके आ जाते हो हर बार वहां जाके। तो इसीलिए दे एंटायर इंडिया सम वे एटलीस्ट वोट्स गार्नर करने के लिए। तो ऐसे ही आप बाकी नेबरिंग कंट्रीज हमारी देखेंगे, श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में जो तमिल ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो रनिल विक्रम सिंह या फिर राजापाक्सा सरकार को क्या कहते हैं, चाइना आउट कैंपेन वहां पे शुरू होने वाला है, ठीक है। तो चाइना आउट कैंपेन है तो मतलब इंडिया इन कैंपेन है। अगर हम मॉलडीव्स की बात करें, मॉलडीव्स में क्या है, इंडिया आउट कैंपेन चला रही है वहां की ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि जो मॉलडीव्स की करंट गवर्नमेंट है वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करती है। तो आई होप आपको ये इतना कॉम्प्लेक्स जो कोनंड्रम एग्जिस्ट करता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज में वो समझ आया, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट या तो इंडिया इन या इंडिया आउट, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज पॉलिटिक्स वहां भी इन्वॉल्व है। ओके द पार्टी एक्टिविस्ट चैंटेड शेख हसीना इज अ वोट थीफ। तो बेसिकली इन पे बहुत सारी एलिगेशंस लग रही हैं कि ये बेसिकली करप्शन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, पोल की रिगिंग करती हैं, ऑटोक्रेटिक है, और इस तरह से अपनी हमेशा जीत हासिल कर लेती हैं। तो ये बेसिकली अब अगर इन्होंने अपनी प्रोसेशंस निकाली, तो जो प्रो गवर्नमेंट प्रोसेशंस है वो भी निकली, काफी अवामी लीग जो रूलिंग पार्टी है शेख हसीना की, उन्होंने प्रो गवर्नमेंट निकाली। तो ये चीज बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। इफ एनीथिंग डेवलप्स इन इट, तो हमें समझ आना चाहिए कि क्या इसका बैकग्राउंड है। IMF होल्ड्स टॉक्स अबाउट डेट सिचुएशन ऑफ श्रीलंका, ज़ैम्बिया। तो देखिए आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि श्रीलंका के, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं पता, पर वी हैव डिस्कस्ड दिस मेनी अ टाइम्स एंड हेंस आई एम मेकिंग इट क्लियर टू यू वन मोर टाइम कि श्रीलंका के जो सबसे बड़े क्रेडिटर्स हैं वो कौन है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 जापान एंड नंबर 3 इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो लोन श्रीलंका को दिया हुआ है वो इन्हीं तीनों कंट्रीज ने दिया हुआ है। अब श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ऑफ कोर्स इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी साल पहले जाता है, जो उनकी सिविल वॉर चली और ये सब वगैरह। पर ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक क्राइसिस वो चल रहा है, उनको IMF से एक पैकेज चाहिए। अब IMF से पैकेज तो चाहिए, लेकिन ऑलरेडी श्रीलंका अपने लोन पे डिफॉल्ट कर चुकी है, अपने डेट पे डिफॉल्ट कर चुकी है। लेकिन IMF पैकेज उन्हें सिर्फ तब मिलेगा, एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे ये लोग रीच कर चुके हैं, जब ये तीनों क्रेडिटर्स जो श्रीलंका के हैं वो इनके लोन को रीस्ट्रक्चर कर दे। यानी कि ऑफ कोर्स देखिए, चाइना की तरफ से इसमें इंडिया जापान आर ऑन द सेम पेज कि ठीक है हम बात करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ म्यूचुअल होना चाहिए, जो इंडिया डिसाइड करेगा जापान उसको फॉलो करेगा, जो जापान डिसाइड करेगा इंडिया भी साथ देगा। बट चाइना का है कि नहीं, आप दोनों अपना देखिए कैसे डेट रीस्ट्रक्चर करेंगे, हम श्रीलंका से क्लोज डोर बात कर लेंगे, जो करना है, दे आर आवर फ्रेंड्स, हमारा अलग चलता है, वी हैव अ डिफरेंट रिलेशन विद देम। ओके, तो ये बेसिक
बेसिकली चाइना से कॉपरेशन नहीं आ रही, और जब तक ये नहीं होगा तो इसीलिए तो वहां पे चाइना आउट कैंपेन चलाया जा रहा है जो ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर चाइना सच में ही हमारा फ्रेंड है, वो जो बार बार इंडिया से लड़ाई में स्टेट करता है कि श्रीलंका हमारा दोस्त है और ये सब वगैरह, सच में ही हमारा फ्रेंड है, तो अभी तक रीस्ट्रक्चर क्यों नहीं कर दिया उन्होंने हमारा लोन? अभी तक हमें आईएमएफ का पैकेज मिला क्यों नहीं? अब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन क्या होता है, या तो आप क्या करें, रीस्ट्रक्चर दो तरीके से कर सकते हैं जिसे हम डेट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, है ना। तो आइदर व्हाट यू डू इज, या तो आप जो इंटरेस्ट रेट है जितना आपको लोन पे करना पड़ता है आप उसको कम कर दीजिए। अगर आप अभी 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, आप हमारे फ्रेंड हैं, यू आर इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑलराइट, आप 1% पे कर दीजिए। या फिर आप क्या करेंगे, आप कह देंगे कि रिटर्निंग टाइम पीरियड जो है अभी आपका 5 साल है, तो आप अगले 15 साल में कर दीजिएगा, तब तक तो आप लोन रिकवर भी कर लेंगे, अपनी इकोनॉमी रिकवर कर लेंगे और बेटर पोजिशन में होंगे। तो दैट इज कॉल्ड लोन रीस्ट्रक्चरिंग, डेट रीस्ट्रक्चरिंग। या फिर आप दोनों भी कर सकते हैं, आप टाइम पीरियड भी बढ़ा दीजिए, आप अपना इंटरेस्ट रेट भी कम कर दीजिए। लेकिन इंडिया और जापान अकेले इस चीज में अग्री करने से कुछ नहीं होता। जब तक तीनों क्रेडिटर्स एक म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने बेसिकली कहा है कि देखिए उनका एक फ्रूटफुल एक्सचेंज उन्होंने कंडक्ट किया अपने चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ दिस वीक ऑन अ रिपीटेड कॉल्स फॉर एक्सेलरेटिंग डेट ट्रीटमेंट फॉर कंट्रीज लाइक ज़ैम्बिया एंड श्रीलंका। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। और साथ ही में इनके वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट भी थे डेविड मेलपास। तो ये सारे इन सब ने डिस्कस किया कि कैसे जो ज़ैम्बिया और श्रीलंका का डेट है उसको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उनके क्रेडिटर्स इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्या कॉमन फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें, नथिंग मच हियर। तो बेसिकली जो कॉमन फ्रेमवर्क प्रोसेस है वो होल्ड क्यों किया जा रहा है, लेकिन इसमें बस एक एक्सेप्शन है, चैड। तो चैड ने अपना पूरा डेट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है, और चैड से ही बेसिकली हमें अपनी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए बाकी कंट्रीज के भी डेट को रिस्ट्रक्चर करने की। ओके, आई वुड वांट टू डिस्कस अदर आर्टिकल्स फर्स्ट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने हैं आज। ओके, तो देखिए आपके लिए जैसे एक्सट्रीमिज्म की हम बात कर रहे थे, तो जो फर्स्ट पेज पे ही आज एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड एक टॉपिक आया है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि पंजाब में ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी बुरी है। पंजाब का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्यों फ्रीबीज का जो डिबेट है उसमें पंजाब सबसे पहले आता है, क्योंकि आरबीआई की फरवरी में जब श्रीलंका क्राइसिस शुरू ही हुआ था एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कई स्टेट्स का, जिसमें पंजाब, केरला, है ना, तो ये स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डेट है। तो आरबीआई ने ये कहा था कि हमारी श्रीलंका से कहीं गुना ज़्यादा इन स्टेट्स की बुरी हालत होगी अगर इस तरह का इनका डेट कम नहीं हो जाता और इनकी इकोनॉमी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर जाती। तो देखिए, जब हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि पंजाब के केस में इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि पंजाब के जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को एक फुल फ्लेजेड ओपन लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने बोला है कि प्लीज़ आप 2023-24 के बजट में एक स्पेशल पैकेज दीजिए पंजाब के लिए, क्योंकि इन पे डेट बहुत ज़्यादा है, इनकी इकोनॉमिक रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पंजाब का जो पास्ट है, क्योंकि 1980s के अराउंड तक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म था, आई एम टॉकिंग अबाउट द खालिस्तानी मूवमेंट्स। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा सरकार के भी मेजर्स लगे, और ये सारी बहुत सारी चीज़ों के चलते हुए बेसिकली पंजाब कहीं ना कहीं उतना इकोनॉमिकली रिकवर नहीं कर पाया। तो फिर बहुत ज़्यादा डेट होता गया और वो अक्यूमुलेट हो गया। तो पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई है। वी आर आज या कल हमेशा हम पढ़ते रहते हैं कि पंजाब में, जैसे एक और भगवंत मान जी की सरकार है, तो उन्होंने अभी निकाला कि आप कोई भी जो सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, दे कैन नॉट टॉक अबाउट गन वायलेंस, किसी तरह का ग्लोरिफिकेशन ऑफ गन्स या फिर इस तरह की आर्म्स एंड एमिनेशंस नहीं हो सकती। वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट पंजाब दीज डेज। तो इसीलिए इसी के चलते अभी हमने एक्सट्रीमिज्म की बात की, तो रॉकेट टाइप ग्रेनेड फायर्ड एट पंजाब पुलिस स्टेशन। क्योंकि जब देखिए खालिस्तानी, जब आप अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के स्टैटिक सेक्शन में खालिस्तानी पढ़ेंगे कि किस तरह का पंजाब में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, है ना, और ये सारी चीज़ें। फिर जब फार्मर्स मूवमेंट आया तो बहुत सारी एलिगेशंस क्यों लगी गई कि फंडिंग कहाँ से आ रही है फार्मर्स मूवमेंट्स की, ऑल्दो अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व इन इट। पर मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान का हमेशा, क्योंकि बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान, पंजाब, है ना, पाकिस्तान के साथ। तो जब आप खालिस्तानी पढ़ें, क्योंकि इस बार खालिस्तानी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन में, ऑफ कोर्स यू रीड अबाउट इट, ओके।
तो बेसिकली क्या हुआ है, अनआइडेंटिफाइड एसेलेंट्स फायर्ड अ रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड एट अ पुलिस स्टेशन बिल्डिंग इन पंजाब तरन तारण। ओके, तो बेसिकली पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पे इस तरह का अटैक हुआ है और पता नहीं है कि किसने किया है, किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंची है, पर पुलिस ने हिंट किया है कि शायद इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। अब देखिए, इसीलिए ऑपोजिशन तो बहुत ज़्यादा बार बार भगवंत मान जी के रेजिग्नेशन बार बार मांगती हैं, दैट दे आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट द पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसको संभालने के लिए कुछ नहीं कर रही। सिद्धू मूसेवाला और बहुत सारी जो हमने शिवसेना के एक एमपी की वहाँ पे मर्डर होते हुए देखा, तो खुले आम वहाँ पे गन्स लेके चलना और ये सब वगैरह जो एग्जिस्ट करती हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और उसके साथ डील करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। द पुलिस स्टेशन इज ऑन द अमृतसर बठिंडा हाईवे। द इनिशियल प्रोब सजेस्ट कि जो ग्रेनेड है वो सरहाली पुलिस स्टेशन पे फायर किया गया। ओके, द ग्रेनेड, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक्सप्लोड नहीं हुआ और जो रॉकेट लॉन्चर है, प्रोपेलर है, वो रिकवर कर लिया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट एंड व्हाई द इंसिडेंट हैज कम अप ऑन द फ्रंट पेज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तिहाड़ हार्ट रन बाय जेल इनमेट्स रेयरिंग टू गो ऑनलाइन, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वाई, हमने इसके बारे में आई थिंक पहले भी एक बार बात किया है कि कैसे ऑनलाइन तिहाड़ हार्ट का हम प्रेजेंस अब देखेंगे। सो वीव बिन टॉकिंग, अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अगेन मैं आपको हर बार ये बताती हूँ कि हम अगर कोई आर्टिकल डिस्कस करें, देयर इज अ रीजन वी आर डिस्कसिंग इट, देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक इन द पब्लिक डोमेन अबाउट इट। तो आपको याद होगा, ऑन द सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब, आपने हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को बात करते सुना होगा कि कैसे जो बेल देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं लोग जो जेल में रहते हैं, सिंस अगर हम उनके प्रीवियस पॉलिटिकल करियर की बात करें, उन्होंने काफ़ी सारे जेल्स को सर्वे करके, कमेटी की हेड हुआ करती थी वो, जब वो उड़ीसा में थी, और उन्होंने कैसे रिपोर्ट हर कैदी से बात की बड़े सारे जेल्स को सर्वे करके, और उनको पता चला कि कैसे बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो बेल पे तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा ही आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, देयर इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन ऑन इट। पर इस तरह की जो स्थिति है प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर या प्रिजनर्स के ऊपर, कोई जीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, GS4 में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी ने फिर शी वेंट फॉरवर्ड एंड सेड कि देखिए, कहीं लोगों ने वैसे एक दो थप्पड़ मार दिए किसी को और वो 5-5 6-6 साल तक जेल के अंदर है, अंडर ट्रायल के रूप में वो भी। और एक्चुअल में क्योंकि बहुत सारे, हमने ये भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि बहुत सारे आरंट प्रिविलेज इनफ कि वो एक जो बेल बॉन्ड होता है जिसमें 1.5 लाख 2 लाख इतना कुछ सम मांगा जाता है सिक्योरिटी के रूप में, वो इतना पे नहीं कर सकते, इसीलिए अंडर ट्रायल ही रह जाते हैं कितने कितने साल तक। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी और चीज़ें जो अच्छी हैं, हाउ आर दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ओके, तिहाड़ जेल के जो लोग हैं, इन सम कंस्ट्रक्टिव वे, दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फॉर यू। आप इसको बहुत सारी चीज़ों में लिख सकते हैं। तिहाड़ हार्ट जो है बेसिकली जो जेल के कैदी हैं वो रन करते हैं सेंट्रल तिहाड़ जेल। 1961 से लेके अभी तक वो अपने कप केक्स के लिए, स्टेशनरी, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है। आप ऑनलाइन भी आप इनके प्रोडक्ट्स बिकते हुए देखेंगे। ओके, तो बेसिकली दे वांट टू एक्सपैंड द फुटप्रिंट ऑफ तिहाड़ जेल, द ब्रांड नेम ऑफ तिहाड़ हार्ट प्रोडक्ट्स, while also providing employment to more jail inmates। तो इसीलिए बेसिकली इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। ओके, तो जैसे जैसे मार्केट का डिमांड चेंज हो रहा है, कॉटन शर्ट्स, कोट्स, वोवन स्वेटर्स, वैसे वैसे ये खुद के प्रोडक्ट्स बनाने का भी उसको चेंज करते रहते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो वी आर ऑल्सो अप्रोचिंग द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्चुअल में हमेशा न्यूज़ में रहती है ना, फॉर गुड रीजंस। ओके, तो ये एक वेबसाइट है बेसिकली दैट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, ताकि वो अपनी मार्केट शेयर को एनहांस कर पाए। तो एट GEM एंटिटीज कैन रजिस्टर एंड लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स, और जितने भी इंटरेस्टेड पीपल हैं वो डायरेक्टली बाय कर सकते हैं इन लोगों से। तो इसीलिए कोई इंटरमीडियरी नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन प्रेजेंस से जो आ रही है, डिजिटल इनिशिएटिव, तो जब आप डिजिटल इंडिया के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे आते हैं, आप ऐसे में तो जरूर लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। इट इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल फॉर योर essay। Okay, so I hope you understood it. Delay in waste disposal abuse of Bhopal tragedy survivors, NHRC। Now why are we discussing this? क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऑफ लेट हम डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके तो आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस में हमने आर्टिकल एक डिस्कस किया था जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की रिसर्च टीम ने ये फाइंड आउट किया था कि पंजाब का जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है उसमें सतलज रिवर के पास एक छोटा सा गांव है जहाँ पे दो जो बच्चियां हैं दे हैव टू अटेंड देयर स्कूल, वो भी एक बहुत ही बोट से ट्रैवल करके अपने स्कूल तक, सीनियर सेकेंडरी, क्योंकि उनके गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए बेसिकली इतना उनको बोट से ट्रैवल करके फिर 4 किलोमीटर और आगे चल के पैदल फिर उनको अपने स्कूल तक जाना पड़ता है। तो जो समझते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सिर्फ गोधरा रायट्स में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज हुए या फिर किसी रायट में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज होते हैं सिर्फ इतने तक ही सीमित है, नहीं। एनएचआरसी ने उस जगह पे ये चीज मेंशन की थी कि देखिए जो ह्यूमन राइट है, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन इफेक्ट ह्यूमन राइट्स ही हैं आपके, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21A जो है इट प्रोवाइड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। अगर वो ब्रीच कर रहा है तो आप मतलब एक ह्यूमन के राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो पंजाब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू समथिंग अबाउट इट। फिर बहुत सारे हमने सोल्यूशंस भी देखे जो पंजाब सरकार इसके बारे में कर रही है। तो आपको ये बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि कैसे ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो एनएचआरसी है, वो केवल इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस से नहीं डील करती, जो बहुत बेसिक जो जनता के ह्यूमन राइट्स हैं, जो एवर एक्सपैंडिंग नोशन है ह्यूमन राइट्स का, उनके साथ डील करती है। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन हम इंडियन एक्सप्रेस में अभी देखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसे जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस से लेके आज तक एक्सपैंड होता जा रहा है और उसमें नई नई डायमेंशंस ऐड होते जा रहे हैं। देखिए यूपीएससी लव्स टू डू दिस, उसको बहुत मजा आता है यूपीएससी की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि वो हर चीज पूछे कि इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है एज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स। तो एब्सोल्युटली, क्योंकि उनको पता है ये बच्चा कभी आंसर ही नहीं कर सकता, बट इट इज वेरी बेसिक और मैं आपको बहुत लॉजिकल और कॉमन सेंसिकल वे बताऊंगी कि आप इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आंसर कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी। ओके तो हम डिस्कस करेंगे इन अ मिनट। ओके, डिले इन वेस्ट डिस्पोजल अब्यूज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी सर्वाइवर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, tons of hazardous waste is lying at the 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी साइट आज भी, और इसके डिस्पोजल में जो डिले हो रहा है, जो कंटामिनेट कर रहा है ग्राउंड वाटर को, सॉइल को, ये एक डायरेक्ट अब्यूज है ऑफ द राइट टू हेल्थ ऑफ सर्वाइवर्स एंड लोकल्स। ये एनएचआरसी की चेयरपर्सन ने कहा है। कहा है, ह्यूमन राइट्स डे को एड्रेस करते हुए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने कहा है, he said one outfall of globalization is the concentration of wealth in the hands of transnational companies in a few countries। अब ये भी इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सच है, एमएनसीज का आ जाना, the rich would keep on becoming richer, poor would keep on becoming poorer. That is of course an outfall of globalization. Prime Minister Narendra Modi was okay। मुझे बस आपको इतना बताना था that NHRC doesn't only deal with high profile human rights abuse cases. It has got a lot to do. It of course talks about the human rights in a very holistic manner. Forest Department's initiative to restore natural vegetation. Now this is a beautiful example for you again. कैसे आप एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट्री या कोई भी, क्योंकि अब तो देखिए स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ GS3 में अब सीमित नहीं है, GS1 में भी इन्वायरमेंट के 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो कोई क्वेश्चन आता है, अगेन दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू। ओके सिंस और ये बहुत यूनिक है, मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक लाइन बताऊंगी जो आपको बस वो ही लाइन लिखनी है, एंड दैट इज इट्स अ ब्यूटिफुल लाइन फॉर यू, मतलब होलिस्टिक। अब देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है केरला का, इट इज इन एसोसिएशन विद द नूलपुजा ग्राम पंचायत इन केरला, उन्होंने लॉन्च किया है वनीकरण प्रोजेक्ट, एफॉरेस्टेशन, ठीक है। वनीकरण प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसके माध्यम से बेसिकली ये क्या करेंगे, जो इन्वेसिव प्लांट्स है, जो हमारे नेटिव प्लांट्स नहीं है, बाहर से और ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यहाँ लाए गए थे और फिर उन्होंने खुद को इतना प्रोलिफरेट कर लिया कि वो हमारे ही नेटिव प्लांट्स के साथ रिसोर्सेज के लिए लड़ने लग पड़े, ठीक है। स्पेशली सेना स्पेक्टेबिलिस, तो सेना स्पेक्टेबिलिस आपको कहीं पे लैंटना वगैरह, लैंटना कैमरा, ये सब कुछ जो है कभी लिखे हुए दिखते हैं, तो ऑफकोर्स यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या है ये इन्वेसिव प्लांट्स, अगर ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो ये बेसिकली रूट आउट करेंगे इन्वेसिव प्लांट्स को और रिस्टोर करना चाहते हैं नेचुरल फॉरेस्ट को। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली द प्रोजेक्ट वाज वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको एग्जीक्यूट किया गया। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या लिखना है। इन्होंने जस्ट इन शॉर्ट लेट्स कट शॉर्ट इट पहले ही,
जो मनरेगा इनिशिएटिव है उसमें जितने भी वर्कर्स को इन्होंने जॉब दी, ये कि रूट आउट करेंगे ये सेना स्पेक्टेबिलिस जैसे इन्वेसिव प्लांट्स को, और साथ ही में इन वर्कर्स को प्रोवाइड किया बैम्बू सैपलिंग 7,000, बाकी फ्रूट प्लांट्स की सैपलिंग्स, गूसबेरी, ताकि इनको उगाया जाए, नेचुरल फॉरेस्ट नेचुरल प्लांट्स हैं ये, और फिर इनकी प्रोलिफरेशन की जाए। तो ये बेसिकली वनीकरण प्रोजेक्ट करता है। तो आपका जो हेडलाइन इन द सेंस जो आपका टाइटल होगा इस पॉइंट का, वो वनीकरण प्रोजेक्ट होगा केरला का। और साथ ही में आप ये लिखेंगे कि मनरेगा वर्कर्स के माध्यम से इन्वेसिव प्लांट्स को रूट आउट करना, और साथ ही में इस तरह के नेचुरल प्लांट्स को उगाना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, नाउ दिस वी हैव डन. So we are left with only 2 articles from the Hindu, and then we will switch to Indian Express. Center to review situation in March before deciding on the announcement of new FTP. Now आपको ये बात पता है, हम इसमें एडिटोरियल्स भी देख चुके हैं। जो हमारी बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, वो कितने सालों से वही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है। पहले पैंडेमिक आ गया तो इसको हम नया नहीं लेके आ पाए, फिर अब सरकार का ये कहना है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम नया नहीं लेके आ पाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या रीजन है, व्हाट इज द गवर्नमेंट सेइंग अबाउट इट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए हम पूरी ट्रेड सिचुएशन को रिव्यू करेंगे मार्च में, इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हमें किस तरह की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लेके आनी है। क्योंकि देखिए ट्रेड तो एक ऐसी जगह है जिसपे हमें एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वॉस्त्रो अकाउंट का मैकेनिज्म या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करना चाहते हैं, तो अगर हम सिर्फ इंपोर्ट ही करते रहेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कहाँ से होगा। या फिर रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट, चाइना के साथ केवल हमारा ट्रेड डेफिसिट, इवन दो हम एक वॉर में एंगेज्ड हैं, इफ नॉट वॉर एक स्टैंड ऑफ में एंगेज्ड हैं, तब भी हमने सारे डिजिटल एप्स उनके बंद कर दिए हैं, बट ट्रेड इज नॉट स्टॉपिंग। व्हाई इज इट दैट सो? क्यों हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है? वो तब होगा जब अपने ट्रेड पे काम करेंगे, एक्सपोर्ट पे काम करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए एक बहुत अच्छी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की जरूरत है। Okay, attending a meeting organized by the Federation of Indian Export Organizations, इस पे बेसिकली कहा गया है कि देखिए हम तो बिल्कुल रेडी थे, हम चाहते थे एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लेके आए जल्दी से जल्दी, पर फिर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो इसकी वजह से बेसिकली क्या है, बहुत वॉलेटिलिटी। अभी देखिए कुछ नहीं पता, जियो पॉलिटिक्स कब कैसे टर्न हो जाए, कब क्या हो जाए, मार्केट्स कैसे बंद हो जाए। पहले कोविड आया तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, फिर अभी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया है तो ब्लैक सी ब्लॉकेड और बहुत सारी और चीजें चल रही हैं, फिर वो दिक्कतें। तो इससे लिए हमने सोचा कि हम बेसिकली एग्जिस्टिंग पॉलिसी को भी एटलीस्ट मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दें, क्योंकि कुछ भी रश में करना गलत है जब तक हम पूरी सिचुएशन को कंप्लीटली एनालाइज नहीं कर लेते। सो वी हैव टू इवैल्यूएट, इवैल्यूएट द इवॉल्विंग सिचुएशन, और हमें कैलिब्रेट करनी है एक ऐसी पॉलिसी जो ज्यादा स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में चलेगी। ठीक है, इससे पहले कि हम बस वॉलेटिलिटी को ही खुद को वनरेबल बना दें। Given that the volatility was however continuing, he said we are in the process of, so of course the good news is कि government of course frame out कर रही है, और वो 15 से 20 दिन पहले बता देंगी कि किस तरह की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लेके आने वाले हैं। और देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, we are expected to touch $450 billion this fiscal basically हमें इतने amount of exports हम टच करने वाले हैं। और देखिए 2023 एक चैलेंजिंग ईयर था, पर फिर भी हमने जो लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट्स किए, अफ्रीका में, वेस्ट एशियन कंट्रीज में, उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ग्रोथ दिखाएगी। अब देखिए जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट एज फार एज द इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट, वो होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने श्रीलंका के साथ रिसेंटली देखा, श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी का सबसे बड़ा क्या है, पिवट क्या है, कि वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। भारत के साथ उनकी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑलरेडी है, पर वो उसमें एक और डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं, एट का। ठीक है, तो वैसे ही भारत का भी जो अभी सबसे बड़ा पॉइंट वो है इकोनॉमी में, वो फॉरेन जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है वो साइन करना। जैसे यूएई के हमने साथ साइन किया, यूके के साथ ऑलरेडी हम चाहते थे कि दीपावली डेडलाइन है तब तक साइन कर ले। बोरिस जॉनसन के साथ जब नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी तब ये डिसाइड हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंजर्वेटिव रीजंस के लिए जो ऋषि सोनक के जो बहुत सारे कैबिनेट के लोग थे वो इससे अग्री नहीं करे। बट ऑफ कोर्स जब प्रोसेस इज ऑन द लाइन, अब हम बहुत जल्दी यूके के साथ भी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट देखेंगे। चाइनाज सेंट्रल बैंक ऑफिशियल कॉल्स फॉर टाइटर रेगुलेशन ऑफ ग्रीन फाइनेंस। नाउ व्हाट इज इट? देयर इज नथिंग मच इन इट, बट यू शुड अंडरस्टैंड, और ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप ग्रीन फाइनेंस की बात करते हैं
कि बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए बैंक्स द्वारा। तो मैंने आपको इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सिंस क्लाइमेट चेंज पे COP27 अभी रिसेंटली हुआ, ग्रीन फाइनेंस की बात बहुत ज़्यादा करी जा रही है, तो हमने तब डिस्कस किया था। ये बहुत आई थिंक काफ़ी समय हो गया इसको डिस्कस किए कि कैसे जो RBI है उन्होंने जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी एक लैंडिंग का क्राइटेरिया। तो कुछ कुछ आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो तब हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि देखिए ग्रीन फाइनेंसिंग अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, पर इतना एब्रप्टली नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात सबको पता है कि हर सेंट्रल बैंक का या हर बैंक का बेसिकली जो एक्सपोजर है वो फॉसिल फ्यूल्स वाली कंपनीज या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स वाली कंपनी है उनको ज़्यादा है। तो अचानक से वहाँ से विड्रॉ करना ग्रीन फाइनेंस में, तो ये एब्रप्ट ना हो, इकोनॉमी कोलैप्स ना हो जाए, इसके साथ बहुत सारे रिस्क आते हैं और इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो चाइना के सेंट्रल बैंक है उन्होंने वार्न किया है जो क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए जो लो कार्बन इकोनॉमी है, दोनों ही बहुत सारे रिस्क लेके आते हैं। क्लाइमेट चेंज का तो रिस्क है ही है डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, पर साथ ही में लो कार्बन इकोनॉमी को इतना जल्दी ट्रांसफॉर्म करना भी काफ़ी रिस्की है और इसके लिए एक स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन चाहिए होगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। और आपको हमेशा अपने आंसर में ये लिखना है, ठीक है? कभी भी वन वे फ्लैट आंसर नहीं हो सकता। हर प्रोसेस की, हर ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ओके, इंट्रीग्यूटीज हैं, उसको मेंशन कीजिए इन अ वर्ड और टू, ओके। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। लोन्स टू हाई कार्बन इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर relatively high proportion of financial institutions assets in China. Mr. Shuan added that an accelerated withdrawal or delayed exit from high carbon sectors would result in heightened financial risk. Therefore, we should strengthen financial regulations, conduct stress tests and other means to guide financial institutions to continuously improve their green financial capabilities. तो यही, क्योंकि देखिए चाइना ने क्या करना है, कार्बन पीक अटेन करनी है, ठीक है, 2030 तक बेसिकली आई थिंक। तो कार्बन पीक बेसिकली उसके बाद फिर आपका कार्बन नीचे जाना शुरू कर जाएगा पीक अटेन करके। जैसे कोविड में हमने पीक देखी थी, केसेस यहाँ पे बढ़ेंगे, इस पॉइंट के बाद धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए बेसिकली आपको अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है ही हाई कार्बन इंडस्ट्रीज के प्रति, ठीक है। तो ग्रीन इनका क्या टारगेट है, बेसिकली चाइना भी संसार का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। इट एम्स टू कट इट्स कार्बन डाइऑक्साइड emissions per unit of GDP or carbon intensity by more than 65% from 2005 level to 2030. I hope you understand it. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज का ये कहना है कि चाइना को 2025 तक ही अटेन कर लेना चाहिए and all that. But of course, China is doing a lot as far as environment is concerned, as far as climate diplomacy is concerned, and rightly so. सो अननेसेसरली किसी भी कंट्री को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स पैनल्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस अगेन? यहाँ पे भी हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है पूरे संसार के बाकी डेमोक्रेसीज द्वारा, कि इलेक्शन कमीशन जो भारत का है, उन्होंने जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी और जिस तरह की प्रोफिशिएंसी के साथ इतनी बड़ी कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू करना और हर किसी का वोट डलवाना, लोगों को बताना, उस कंट्री जो नई नई आज़ाद हुई थी, लोगों को बताना जो लिटरेट नहीं है, जहाँ पे इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है कि देखिए ये आपका हक है, ये वोट है, ये पार्टी है, ऐसे आपको वोटिंग करनी है, इतना ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाना, एकदम अच्छे से इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। सो इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाता, इलेक्शन कमीशन अवेयरनेस जनरेशन भी लेके आता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था LGBTQ कम्युनिटीज़ के लिए बताना कि देखिए एक और आप अपना आइडेंटिफाई खुद से कर सकते हो, ट्रांस कैटेगरी है या जो भी है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्वीप। आप कभी भी इलेक्शन कमीशन के बारे में देखें, ऑफकोर्स बहुत सारी, अब तो जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ गलत लाइट वाला ही क्वेश्चन आएगा कि इलेक्शन कमीशन को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, सो व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट इट, और ये सब वगैरह। पर आप साथ ही में ये भी लिखेंगे कि देखिए इलेक्शन देयर इज अ लॉट टू क्रेडिट इलेक्शन कमीशन के लिए, और उसमें आप स्वीप जरूर लिखेंगे, क्योंकि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो इनका प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन का, जिसके माध्यम से ये वोटर को एडुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, ओके, से राइट टू वोट इज योर राइट एंड नॉट ओनली राइट, बल्कि कहीं ना कहीं आप इसको अपनी ड्यूटी भी समझें। पर ऑल्दो इसको फंडामेंटल ड्यूटी में तो कभी भी शायद इंक्लूड नहीं किया जाएगा, आने वाले कुछ समय तक तो बिल्कुल नहीं। अब ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली, अब हम देखेंगे, देखिए
ये पॉइंट तब ज़्यादा अच्छा बनेगा, अभी तो स्वीप यहाँ से आपको मिलता है, तब ज़्यादा आपके लिए एक कॉन्क्रीट पॉइंट मिलेगा जब हमें पता चलेगा कि इन सब कमिटीज़ ने क्या सोल्यूशन सजेस्ट किया इलेक्शन कमीशन को, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीएस में एक क्वेश्चन मेंस में आया था इस साल कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016, केवल एक राइट ला देने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ ओनली इफ यू प्रोवाइड कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, रिजर्वेशन एंड ऑल दैट, सोसाइटी कॉन्ड्यूसिव बनाना, इकोनॉमी कॉन्ड्यूसिव बनाना, हर चीज़ कॉन्ड्यूसिव बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि बाकी जो सेक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो वर्किंग, सो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन टू हैज़ टू वर्क ऑन इट। तो इसीलिए उन्होंने 2 सब कमिटीज इस्टेब्लिश की हैं जो स्टडी करेंगी कि कैसे हम अपने वेबसाइट्स, एप्स, कम्युनिकेशन को एक्सेसिबिलिटी उनकी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई अगर ब्लाइंड है या फिर कोई नहीं सुन सकता या जैसे जो भी दिक्कतें हैं, ठीक है, तो फिर वो कैसे वेबसाइट्स को एक्सेस करेंगे या कैसे कम्युनिकेशन को अवेल करेंगे। तो ऑफ कोर्स जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है उनकी एक्सेसिबिलिटी बनाने के लिए 2 कमिटीज़ बेसिकली बढ़ाई गई हैं। ओके, तो ये जो 2 कमिटीज़ होंगी इसमें बहुत सारे इलेक्शन ऑफिशियल्स भी होंगे, जो डिसेबिलिटी के लिए जो राइट एक्टिविस्ट हैं वो भी मेंबर्स हैं। वर फॉर्म्ड अंडर द पोल पैनल्स नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस, ठीक है, जो NACA है उसके अंडर इसको बनाया गया है। ऑलराइट, व्हाट एल्स इज रिटन हियर, आई थिंक बस आपको इसमें यही जानना है कि ये कैसे वोटर रजिस्ट्रेशन ईजियर पॉसिबल हो सकता है। अगर स्वीप के तरफ से भी कोई वोटर एडुकेशन का कोई पैम्पलेट आ रहा है तो कैसे आप उन तक पहुंचाएंगे, कैसे वो एक्सेस कर सकते हैं इसको। प्रेसिडेंट टाइम टू एक्सपैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस टू इंक्लूड एनवायरमेंट। अब देखिए यही बात मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे अगर आपको क्वेश्चन ये आता है दैट सिंस इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट how has its role evolved, so what would you write about it? Or since independence the concept of justice had gotten widened, तो आप कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा briefly मैं आपको बताती हूँ, बाकी of course you will have to prepare on your own। तो आप पहले लिखेंगे कि जब आई थिंक एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक माधव खोसला जी ने लिखी है वो बुक। उसमें उन्होंने बहुत एलैबोरेटली ये चीज़ लिखी है कि कैसे जस्टिस का कॉन्सेप्ट और कैसे सुप्रीम कोर्ट का रोल एक्सपैंड हुआ है इंडिपेंडेंस से लेके। तो उन्होंने बताया कि अगर हम 50-60s की बात करें तो उसमें देखिए तब तो ऐसा था ना कि हम आज़ाद ही हुए थे, तो एक वो कंट्री जो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, सिटीजन्स भी नहीं, हमें तो सब्जेक्ट बोला गया था ना, तो उनको अचानक से राइट टू वोट मिल जाना या फिर अचानक से हर राइट मिल जाना कि हम इक्वल हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, ये सब मिल जाना, यही अपने में बहुत था। तो हम तो रिजॉइस्ड थे एकदम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, है ना। तो अगले 10 साल हमारे आज़ादी के, 10 से 15 साल, तो कोई दिक्कत आई ही नहीं बहुत खास, ठीक है। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का रोल था वो आप कह सकते हैं सिर्फ एडजुडिकेशन का था, पैसिव था, ओके, एक्टिव नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना कुछ था ही नहीं। एवरीबडी वाज एक्चुअली वेरी कंटेंट विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग। फिर आप थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए, फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, है ना। पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई जब हम बेसिकली इमरजेंसी का टाइम और ये सब वगैरह देखते हैं। तो फिर जो ऑफ कोर्स एडीएम जबलपुर का केस आप लिखेंगे कि एडीएम जबलपुर के केस में पॉलिटिकल और सिविल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं डेंट हो गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिविटी दिखाई। लेकिन एडीएम जबलपुर को जो ओवरटर्न किया, यानी कि जिस हिसाब से केशवानंद भारती केस में, और उसको बेसिक स्ट्रक्चर लेके आया गया, ओके। फिर उसके बाद मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस लाया गया और कैसे जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ सिविल राइट्स और पॉलिटिकल जस्टिस के अलावा सोशल जस्टिस को भी एक्सपैंड किया गया। कैसे आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है उसमें कितनी ही चीज़ें आ गई हैं, राइट टू हेल्थ आ गया है, राइट टू इन्वायरमेंट आ गया है ना, साथ में राइट टू शेल्टर अभी हमने रिसेंटली देखा था कैसे पंजाब हाई कोर्ट ने भी बोला, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, राइट टू प्रिवेसी। तो कैसे राइट्स का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट अभी इवॉल्व होता गया है। साथ ही में अगर हम LGBTQ कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कैसे, फिर आप इमरजेंसी के बाद अभी 1991 के बाद वाला फेज लिखेंगे कि कैसे इवॉल्व हो रहा है, और जुडिशियल एक्टिविज्म का भी टाइम है ये, ओके। तो आई थिंक आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ आ गया। अब इसमें बेसिकली हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट है, अगर वो किसी भी कॉन्फ्रेंस पे किसी भी तरह का प्रेसिडेंट सेट करती हैं, दैट टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। So, cautioning about the consequences of climate change. Now, since you know that we are living in an era of climate change, so हमें justice के concept को expand करके environmental dimension यानी कि environmental justice की भी बात करनी चाहिए. So, I hope you understood it, okay?
तो यही बेसिकली इन्होंने कहा है, आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो दैट वी शुड स्ट्राइव टू एक्सपैंड, और हमें हमेशा, और आपका एंडिंग भी हमेशा यही होना चाहिए दैट वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू एक्सपैंड द नोशन ऑफ जस्टिस. इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग. ओके, ओवर द, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है ना, वैसे वैसे हर कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता रहता है, एंड फॉर गुड. Over the past few years, the world has suffered from a high number of natural disasters caused by unusual weather patterns. Climate change is knocking on the doors. People in the poorer nations, अब देखिए वही बात है कि ऑल्दो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में, पर जो पुअर कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा भुगतना भी उन्हीं को पड़ेगा. एंड दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि हमारे पास इतने फिनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है. ओके, तो ये भी वही जो NHRC के ह्यूमन राइट्स डे की सेलिब्रेशंस पे ही बोला है. आई होप अब आपको समझ आ रहा है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमने कैसे, भोपाल गैस ट्रेजिडी का भी हमने देखा कि डिस्पोजल सही होना चाहिए, राइट टू इन्वायरमेंट, और वैसे ही यहाँ पे इन्वायरमेंटल जस्टिस की भी बात की जा रही है. तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप बिल्कुल अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं, गंगा एंड यमुना रिवर्स को आपको याद होगा उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सेम लीगल राइट्स दिए हैं एज ह्यूमन, लीगल एंटिटी बना दिया था, आपको याद होगा, ये तो बहुत फेमस केस है. तो वैसे ही इन्होंने कहा है कि बाकी सारे रिवर्स और बाकी इनको भी लीगल एंटिटी और ये सब कुछ बनाना चाहिए. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक द वीडियो.